जी, अच्छा, आज हमने पढ़ना है साइकोलॉजिस्ट एंड वेरियस साइकोलॉजिस्ट वर्क इन वेरियस फील्ड्स, ठीक है? साइकोलॉजी का स्कोप क्या है? इसका सवाल अलग से भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है? उसमें भी आपने ये लिखना है, यही सवाल आपने सारा लिख देना है, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी लिख लें आप, ये ना कि कल को कन्फ्यूज़्ड हो रहे हो आपके ये सवाल कहाँ से आ गया। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी क्या है? स्कोप किसे कहते हैं कि जब हम कोई भी सब्जेक्ट उठाते हैं, जिस तरह हमने फॉर एग्जांपल बीएस करना है ज़ूलॉजी में या बीएस करना है मैथ्स में, तो लोग कहते हैं कि इसका स्कोप क्या है? स्कोप का मतलब क्या है कि आगे कितना प्रैक्टिकल जाता है ये। इस तरह स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में कि साइकोलॉजी की आगे से ब्रांचेस कौन-सी हैं जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट लोग जो है काम कर सकते हैं, ठीक है? या आपको इसका सवाल आ सकता है, एक तो आ गया कि व्हाट इज़ स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, इसमें ये सवाल आ जाएगा। ये सवाल इस तरह भी आ सकता है कि व्हाट आर द वेरियस फील्ड वेयर साइकोलॉजिस्ट्स आर वर्किंग, इसमें भी ये चीज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर 7 टू 8 सब स्कूल्स हैं साइकोलॉजी के, जहाँ पे करंटली साइकोलॉजिस्ट जो है काम कर रहे हैं। मिस्टेकनली काफ़ी सारे लोग ये समझते हैं कि साइकोलॉजी सिर्फ एबनॉर्मल बिहेवियर को ट्रीट करने का नाम होता है। लेकिन इसका साइकोलॉजी का स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। हमने वी हैव डिवाइडेड साइकोलॉजी इनटू मल्टीपल ब्रांचेस, जो तकरीबन 8 से 9 ब्रांचेस हैं जो अब आप पढ़ने लगे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आती है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है दे एक्चुअली डील विद स्टडी एंड डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर्स। वो लोग जिनको मेंटल डिसऑर्डर्स होती हैं, साइकोलॉजिस्ट उनकी थेरेपीज़ करते हैं, सबसे पहले डायग्नोस करते हैं, सबसे पहले डायग्नोसिस होता है। डायग्नोस का मतलब होता है कि अगर किसी इंसान को डिप्रेशन हो रहा है या उसे मसला हो रहा है अपने डेली टास्क पूरे करने में, तो वो जाता है साइकोलॉजिस्ट के पास, वो उसका पहले जो है इंट्रोडक्टरी सेशन लेते हैं कि आया ये चीज़ है या नहीं है। क्योंकि कभी-कभी हमें ऐसा लग रहा होता है, जैसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि हमें कभी-कभी लग रहा होता है कि हमें बुखार है, हमें सिम्पटम्स फ़ील हो रहे होते हैं, लेकिन जब हम थर्मामीटर से चेक कर रहे होते हैं तो हम एज पर होते हैं, यानी कि हमारा जो टेम्परेचर है वो होता है 98 या 99। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें एक्चुअली में बुखार है, लेकिन हम हमें हल्के-फुल्के सिम्पटम्स हैं। इसी तरह जब हमें ऐसा लग रहा होता है कि हमें कोई ज़िंदगी में मसला है, ठीक है? और हमें ऐसा लग रहा है कि हम वी आर अनेबल टू परफॉर्म आवर डेली फंक्शंस, तो वी गो टू साइकोलॉजिस्ट और वो हमारा एक सेशन लेता है, ठीक है? वहाँ पे उसे पता चलता है कि हम ये क्लेम करें कि हमें डिप्रेशन या एंग्जायटी प्रॉब्लम है, लेकिन सेशन लेने के बाद पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े बहुत सिम्पटम्स हैं, वो वक़्ती प्रॉब्लम की वजह से जो हम फेस कर रहे हैं। दिस इज़ नोन एज़ डायग्नोसिस। इन केस थेरेपी हुई, सेशन हुआ और उसके बाद साइकोलॉजिस्ट कहता है कि जी हाँ, आप में वाक़ई में डिप्रेशन है या एंग्जायटी है या कोई दूसरा डिसऑर्डर है, तो उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है डायग्नोसिस के बाद। उसके बाद थेरेपीज़ वगैरह चलती हैं, डिपेंड्स ऑन व्हाट डिसऑर्डर इज़ अकरिंग इन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ठीक है? जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होती हैं, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, कुछ कोर्सेज़ होती हैं, ठीक है? इनकी मेडिसिन्स होती हैं। वो असल में कर रहे होते हैं कैसे इमोशनल और बिहेवियर प्रॉब्लम्स को हम सही कर सकते हैं, और मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम एक्चुअली लीड टू मेंटल इलनेस, डेलिक्वेंसी। डेलिक्वेंसी का मतलब होता है कि हमें चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं। मेंटल रिटार्डेशन, अल्कोहलिज़्म, शराब पीने से, अल्कोहल पीने से भी मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकती हैं, या मैरिज एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। लोग क्या होते हैं कि लोगों की शादियाँ होती हैं लेकिन वो एडजस्ट नहीं कर जी, हरब सजावट काइंडली म्यूट योर माइक। लेकिन शादी के बाद जो है वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते बोथ मेल एंड फीमेल, तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे इनको डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये स्पेसिफिकली ये चीज़ें हैं जिनके थेरेपीज़ वगैरह चलती हैं, और बेसिकली यही मेन प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी सोसाइटी में हैं, जो नॉर्मल लोगों को होते हैं। नॉर्मल मतलब आम लोग, हम बिल्कुल ठीक है, मेंटली भी ठीक है, फिज़िकली भी ठीक है, लेकिन वक़्ती मसाइल की वजह से हम इतना डिप्रेस्ड फ़ील करते हैं कि हमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इसका बिल्कुल इलाज होता है, इसका इलाज हो जाता है, इससे थेरेपीज़ हो जाती है, इंसान सेहतमंद भी हो जाता है। ठीक है? ये होता है, ये फंक्शन होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का। इसके बाद आ जाते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। दे बेसिकली गेट अपॉइंटमेंट एट इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है? नाम से ज़ाहिर है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का मतलब है कि ये साइकोलॉजिस्ट
काम करते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, पर्टिकुलरली एट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। स्कूल्स में जो साइकोलॉजी का काम क्या होता है कि बच्चे के इंटरेस्ट के मुताबिक उनकी काउंसलिंग की जाती है कि ये सब्जेक्ट जो है इसमें आपका इंटरेस्ट अच्छा है तो आपको इसको कंटिन्यू करना चाहिए। या अगर कोई स्टूडेंट आता है कि हमें पढ़ने में मसला होता है तो हम कैसे अपने स्टडिंग आवर्स को बेहतर बना सकते हैं, तो इनको बेहतर करने के लिए साइकोलॉजिस्ट आपको एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट आपको एडवाइस दे रहे होते हैं। इसके अलावा वो बच्चे जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं बाय बर्थ, जिनको आम अल्फाज में स्पेशल एजुकेशन भी कहा जाता है, ठीक है, या स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है, वहाँ पे गूंगे बहरे बच्चों का अलग से इदारा होता है, वहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे होते हैं। तो एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है कि वो इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग टेक्निक्स, टीचर्स की भी जो वर्कशॉप्स होती हैं उसमें टीचर्स को बताया जाता है कि आपने बच्चों को उनकी साइकी के मुताबिक पढ़ाना है, ठीक। अगर आप पीएचडी करके बैठे हुए हैं तो आपने कभी एक चीज देखी होगी कि पीएचडी के लोग जो हैं वो छोटी क्लासेस में नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वो बेसिक्स होते हैं, ठीक है, बेसिक लेवल पर आपको आपको उनके लेवल पर आके पढ़ाना होता है। तो ऐसे लोगों की फिर ट्रेनिंग होती है कि आपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है बेहतर तरीके से। लर्निंग मोटिवेशन प्रोसेस होता है, वेव्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटेलिजेंस। हर बच्चा हर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल आप में से कोई स्टूडेंट है वो मैथ्स में अच्छा है, कोई है जो बायोलॉजी में अच्छा है, कोई है केमिस्ट्री में अच्छा है। तो हर बंदे को अपने इंटेलिजेंस के मुताबिक चीज़ों को असेस करना चाहिए कि दिस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट एंड आई कैन परफॉर्म बेटर इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स एंड आई शुड कंटिन्यू दिस सब्जेक्ट इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये नहीं है आपका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आपने मैथ्स को कंटिन्यू किया हुआ है, तो इससे क्या होगा कि आपके ग्रेड्स पे असर होगा, आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे। अगर आपका इंटरेस्ट ड्राइंग की तरफ है तो यू शुड परस्यू दिस कैरियर, द ड्राइंग कैरियर एज योर ड्राइंग एज योर कैरियर। और एजुकेशनल साइकोलॉजी से काम होता है कि टीचर और स्टूडेंट के इंटरेक्शन को कैसे हमने बेहतर बनाना है। ये पॉलिसीज लेकर आते हैं, ये टेक्निक्स लेकर आते हैं कि आपने स्टडिंग आवर्स को और इंटरेक्शन को कैसे बेहतर बनाना है। और इसके ऊपर जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये जो स्पेशल एजुकेशन है वहां पर भी काम कर रहे होते हैं। या आपने यहाँ तक करना है बस। इस पूरे पैराग्राफ के ऊपर जो 3 पैराग्राफ है इसकी समरी ये फाइनल पैराग्राफ में लिखी हुई है। और एजुकेशन साइकोलॉजी से एक और काम होता है कि टेक्स्ट बुक्स वगैरह को भी तरतीब दे रहे होते हैं कि 4th क्लास का अगर स्टूडेंट है तो उसका मेंटल लेवल एक खास हद तक होता है, तो उससे मुश्किल जो है वो आपने सिलेबस नहीं रखना है, तो ये सिलेबस को भी अरेंज करते हैं। इसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट। ये सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट फील्ड है साइकोलॉजी की, ठीक है। ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि विच फील्ड ऑफ साइकोलॉजी इज मोस्ट एंशिएंट या ओल्ड, द मोस्ट ओल्ड या ओल्डेस्ट फील्ड ऑफ साइकोलॉजी इज, आगे ऑप्शन दी हुई होती हैं। आप टिक कर देना एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के ऊपर। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इज हिस्टोरिकली द ओल्डेस्ट स्पेशलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। इनका काम क्या होता है कि जो बेसिक हमारे प्रोसेस होते हैं, मेंटल प्रोसेस, दैट इज परसेप्शन, ठीक है। परसेप्शन को मैंने आपको लास्ट अभी तक 3 क्लासेस हो चुकी हैं आई थिंक, इसके अंदर मैंने आपको ऑलमोस्ट तीनों क्लासेस में बताया कि व्हाट इज एक्चुअली परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है हमने अपनी हवासे खमसा को यूज करते हुए चीज़ों को कैसे हम पिक करते हैं, उसे परसेप्शन बोलते हैं। हर इंसान की परसेप्शन अलग होती है, हर इंसान की परसेप्शन अलग होती है। इसकी मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी ग्लास की, कि ग्लास अगर आपके सामने रखा हुआ, मैं आपकी ग्लास को दिखाती हूँ, ग्लास आधा भरा हुआ पानी से, तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ग्लास में आधा पानी है और कुछ लोग कहेंगे आधा खाली है। तो हर इंसान की परसेप्शन देखने की अलग होती है, हर बंदे की पसंद नापसंद अलग होती है। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे होते हैं परसेप्शन के ऊपर, इमोशंस के ऊपर, थिंकिंग के ऊपर, मेमोरी, मोटिवेशन, लर्निंग एंड हाउ टू इम्प्रूव ऑल दिस फैक्टर्स in for the um, for the research purposes, कि अगर हमने किसी की मेमोरी को बेहतर करना है तो कैसे ऐसे टेक्निक्स होंगे, उनको हमने एक्सपेरिमेंट के जरिए जो है वो बेहतर करना होता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का काम होता है। जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है इसको वी हैव डिवाइडेड फर्दर इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी होती है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी होती है। ये यहाँ पे मैंने अंडरलाइन इसको ऑलरेडी किया हुआ है। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी
एक ऐसी डोमेन है जिसमें साइकोलॉजी स्टडी द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन एनिमल्स वाइल इन अदर सब इन एनिमल्स, ठीक है। मतलब किसी भी एनिमल्स में इंसान भी रहते हैं, जानवर भी आ जाते हैं, चिड़िन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी भी इंडिविजुअल का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और उसको स्टडी कर सकते हैं, ये फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में आ जाता है। इसके अंदर बेसिकली हम एनाटॉमी ऑफ ब्रेन पढ़ते हैं, ब्रेन कैसे फंक्शन करते हैं, ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, दो तरह के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पैराफेरिक नर्वस सिस्टम होता है। आगे जाके चैप्टर नंबर 3 या 4 आपका आएगा बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, उसमें हम ये थॉरली इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। तो आपने बस इसको यहाँ तक रखना है कि फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ टू इम्प्रूव द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन एनिमल्स, दैट्स इट। सेकेंडली है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव का मैंने आपको क्या बताया था पहले कि व्हाट इज कॉग्निशन, कौन बताएगा मुझे? किसी को नहीं पता? अच्छा, कॉग्निटिव साइकोलॉजी का, कॉग्निटिव का मतलब होता है ब्रेन या माइंड आपका। साइकोलॉजी में इसकी टर्म यूज होती है कॉग्निशन, ठीक है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट रिसर्चेस ऑन द टॉपिक ऑफ परसेप्शन, मेमोरी, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा। हर वो चीज जो आपके ब्रेन से रिलेटेड है। आपका दिमाग है जो सोचता है, आपका दिमाग जो परसीव करता है, आपका दिमाग जो जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है जिसे हम मेमोरी बोलते हैं, आपका दिमाग है जो सोचता है यानी थिंकिंग होती है, और आपका दिमाग ही है जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर हम स्ट्रेटजीज डिस्कस करते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव अ कॉग्निटिव प्रोसेस इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी थ्रू एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। तो ये काम होता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट का। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ ले, कुछ समझ ना आई हो या फिर कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो। आप लोगों को मेरी आवाज आ तो रही है कि नहीं? मैम आ रही है। हाँ, तो रिस्पॉन्स कर दिया करो ना आ रही है मैम। कि रिस्पॉन्स कर दिया करें कि समझ आ गई है। इसके बाद चौथा पॉइंट है डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। बेसिकली डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? उर्दू में हम अगर देखें, हम चीजों को आसान करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। डेवलपमेंट का मतलब होता है नशोनुमा पाना, ठीक है। आपने चीजों को एसोसिएट करके अगर आप याद करेंगे ना तो चीजें आसानी से याद हो जाया करेंगी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि कोई भी चीज, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो वजह से कोई भी चीज नशोनुमा पा रही है, मतलब बड़ी हो रही है, इंप्रूव हो रही है, ठीक है। हाउ developmental psychology is basically concerned with three specific factors that are interaction of shape behavior, मतलब आपने अपने बिहेवियर को कैसे इंप्रूव करना है, हेरिडिटरी, विरासत को, मैच्योरेशन एंड सोशलाइजेशन, ठीक है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का काम क्या होता है कि विरासत में अगर कोई चीज हमें आई मिल रही है तो उस पर कैसे काम करना है हमने। एक इंडिविजुअल है, एक एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी मेच्योरेशन पे हम कैसे काम, वो मेच्योर कितना होगा, और उसकी सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन मतलब होता है इंटरेक्शन विद अदर पीपल इन योर एनवायरनमेंट, ठीक है। दिस इज नोन एज सोशलाइजेशन। तो इसके ऊपर काम करने को डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडी करते हैं। They basically study the how physical, social, emotional and cognitive changes occur in a human being throughout the course of their lives। मतलब एक बच्चा है वो कैसे इंटरेक्ट करेगा, एक बच्चा है वो कैसे इंटरेक्ट करेगा अपनी सोसाइटी में। एडोलसेंट जब एज आती है, जो टीन एज जिसे बोलते हैं, उसमें जो है, जो इंडिविजुअल है वो थोड़ा सा, जी, वो थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है जो टीन एज होते हैं, ठीक है। ये फितरी चीज है। स्पेसिफिकली 18 साल तक की जो उम्र के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें थोड़ी सी एग्रेसिवनेस होती है टूवर्ड्स देयर एडल्ट्स या टूवर्ड्स देयर सोसाइटी। उन्हें किसी काम से रोका जाए तो उन्हें गुस्सा आता है कि हम सही कर रहे हैं और दूसरे गलत है, तो हमें करना दिया जाए। तो ये भी एक इंट्रैक्शन होता है सोसाइटी के साथ, इसको भी स्टडी करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। और एडल्टहुड और ओल्ड एज में हम कैसे रिएक्ट करते हैं। एडल्टहुड मतलब जो हमारी 20s है, 30s है, 40s है, और ओल्ड एज होती है आफ्टर 60।
तो इसमें इंसान कैसे इंटरेक्ट करते हैं अपनी सोसाइटी के साथ, ये इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट ने डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। इसके बाद आ जाता है इंडस्ट्रियल या बिजनेस साइकोलॉजिस्ट। इनका बेसिकली काम होता है कि हमने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, ठीक है, अब हमने क्या ऐसे टैक्टिक्स यूज करने हैं कि हमारी बिक्री हो जाए मार्केट के अंदर। आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी कि जो यूफोन वाले हैं, ठीक है, इनके हमेशा जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो क्या होती है, इसके अंदर छोटे छोटे स्किट्स होते हैं एज कम्पेयर टू जो दूसरे मोबाइल नेटवर्क्स हैं उनके, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग भी होते हैं। तो लोग क्या कहते हैं कि इनकी तरफ अट्रैक्ट ज्यादा होते हैं उस तरफ। तो ये एक टेक्टिक होता है जो वहां पर जो यूफोन की तरफ से जो साइकोलॉजिस्ट बैठा हुआ है उसने उसने अपने काम को ऐसे बेचना है कि दूसरे जो है वो अट्रैक्ट हो आपकी तरफ। तो इंडस्ट्रियल और बिजनेस साइकोलॉजी का काम क्या होता है कि हमने चीजों को कैसे पब्लिक के सामने रखना है कि वो अट्रैक्ट हो, नंबर वन। दूसरा, जो यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं, जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग कैसे करनी है। नंबर थ्री, कैसे उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है ड्यूरिंग जॉब आवर्स, ठीक है। इन सब का काम, ये सब काम करता है इंडस्ट्रियल या बिजनेस साइकोलॉजिस्ट। ये जो इसमें इम्पोर्टेंट लाइन है, ये मैंने ऐसे अंडरलाइन कर लिया है, ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया है साइकोलॉजी के अंदर, स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आपके यूरोप हो गया, आपका अमेरिका हो गया, इसके अंदर इंडस्ट्रियल और बिजनेस साइकोलॉजिस्ट बहुत बढ़ सकते हैं। इनको वेलकम किया जाता है। किसी भी मल्टीनेशनल एक कंपनी में हम चल जाएं, वहाँ पे बिजनेस या इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट जरूर होते हैं। इनकी स्पेशलाइजेशन इस एरिया में होती है कि आपने कैसे चीज़ों को बेहतर करना है, उनकी वर्किंग को इम्प्रूव करना है। जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करते हैं, ये इंडस्ट्री में काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड नॉटिकल इंजीनियर के साथ काम करते हैं टू डिजाइन न्यू इक्विपमेंट्स। इसके बाद आ जाता है सोशल साइकोलॉजिस्ट। सोशल साइकोलॉजिस्ट आर कंसर्न विद द इम्पैक्ट ऑफ ग्रुप्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ कल्चर अपॉन इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है। प्रेजुडाइज, प्रेजुडाइज का मतलब होता है तासुब पसंदी। मतलब अगर हम मुस्लिम सोसाइटी के बारे में बात करना, तो यहाँ पर भी सबकी कास्ट होती है। कास्ट में क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली लोग बाइसनेस रखते हैं टूवर्ड्स अदर कास्ट के, इनका स्कूल ऑफ थॉट गलत है और हमारा गलत है, हमारा सही है और उनका गलत है, ठीक है, हर बंदा ये कहता है। तो इसे कहते हैं प्रेजुडाइज करना। हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें कि एक फिरका कहता है कि दूसरा फिरका गलत है, दूसरा कहता है कि पहला है, तो हम किसी को सही नहीं समझते। या जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए, चाहे वो रिलीजियस ग्रुप्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल ग्रुप्स हो, तो इसे प्रेजुडाइज बोलते हैं। और इससे बकायदा जंगें शुरू हो जाती हैं, छोटी चीज नहीं होती तासुब पसंदी। एटीट्यूड और इंटर ग्रुप रिलेशन फॉल विद इन दिस एरिया। इंटर ग्रुप रिलेशन का मतलब क्या होता है कि दो ग्रुप्स हैं एक सोसाइटी के अंदर। लेट्स से कि हम मिडिल क्लास को ले लें और अपर क्लास को ले लें, इनका आपस में क्या ताल्लुक है, या मिडिल क्लास को ले लें या एलिट क्लास को ले लें। अगर कोई मिडिल क्लास का बंदा एलिट क्लास में जाके बैठने लगता है, तो उसे डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी कि उनकी चीजों को अडेप्ट कर ले, ठीक है। तो इसे इंटर ग्रुप रिलेशंस कहते हैं। हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में क्लासेस ले लेते हैं, मिडिल क्लास ले ली, अपर क्लास ले ली, एट क्लास ले ली। इंटर ग्रुप में आप कुछ भी ले सकते हैं। आप रिलेशन ले सकते हैं टीन एज का और एक ओल्ड एज का, कि जो टीनेजर्स होते हैं वो समझते हैं कि एक बंदा जो बूढ़ा हो गया है और जिसे आवाज नहीं आती, तो वो उसे कुछ नहीं पता है दुनिया का, हालांकि वो एक एक्सपीरियंस के साथ बैठा होता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे बड़ों को कुछ नहीं पता होता है, हमें पता है सारा। तो ये भी एक साइकी होती है, इसे कहते हैं इंटर ग्रुप रिलेशन। तो आप इसमें कोई भी एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। बेसिकली सोशल साइकोलॉजी का काम क्या होता है कि आपस में इंटरेक्शन और इसका इम्पैक्ट जो ह्यूमन साइकी के ऊपर पड़ता है, इस चीज को स्टडी करने के लिए सोशल साइकोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं। और ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी करते हैं कि हम चीज़ों को, ये रिलेशनशिप को कैसे इम्प्रूव करें। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से टू टेक द रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट्स एंड देयर टीनेज डॉटर या सन, ठीक है। टीनेज एजर्स क्या कहते हैं कि माँ बाप किसी चीज़ पर गुस्सा कर जाए, तो कहते हैं कि हमसे, इनसे बड़ा दुश्मन हमारा कोई नहीं है। माँ बाप, सगे माँ बाप को ये कह रहे होते हैं। लेकिन ये चीज टेम्परेरी होती है और एक फेज होता है।
जैसे जैसे आप ग्रो अप करते जाएंगे, अपने 20s में आएंगे, मिड 20s में, फिर लेट 20s 30s, आपको लगेगा पेरेंट्स से बेहतर जो गाइड इसने हमें किया है वो कोई नहीं होता। तो सोशल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि इंटर ग्रुप रिलेशनशिप को कैसे हमने इम्प्रूव करना है। इसके बाद आ जाता है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। कुछ लोग होते हैं जो वीजे पे बाहर जाते हैं। अब अगर हम सेकेंड वर्ल्ड, पाकिस्तान जो है ना ये सेकेंड वर्ल्ड कंट्री में आता है, डेवलपिंग कंट्री में, ठीक है। अगर हमारा जो डेवलपिंग कंट्री से या अंडर डेवलप्ड कंट्री से कोई इंडिविजुअल डेवलप्ड कंट्री जाए तो वहां पे एडजस्ट होने में मसला होता है। सबसे पहले तो आप अगर किसी नई जगह पर जाते हैं, सबसे पहले आपका माहौल तब्दील होता है। सेकेंडली आपको होम सिकनेस होती है। होम सिकनेस इसे कहते हैं आप अपने घर वाले याद आते हैं, आपका अपना एनवायरनमेंट याद आता है, और लोग इससे डिप्रेशन में चले भी जाते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं या हालात जो है वो उनके हक में नहीं जा रहे होते। कि जब आप लोग क्या करते हैं, जब यहाँ से पाकिस्तान से यूरोप जाते हैं या अमेरिका जाते हैं तो वहाँ पे जाके उन्हें सबसे बड़ा मसला जो होता है वो एडजस्टमेंट का होता है, उनको पैसों का होता है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, पढ़ते भी हैं और वहाँ पे होटल्स में बर्तन धोने का काम भी करते हैं, ठीक है, या टैक्सी चला रहे होते हैं ताकि वो अपनी जो एक्सपेंसेस हैं वो उनको पूरा करें। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट जो है, यहाँ पे काउंसलिंग के जरिए आप सही कर सकते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजी का पाकिस्तान में वैसे रिवाज नहीं, क्योंकि पाकिस्तान स्टिल है डेवलपिंग कंट्री। जब वहाँ के ममालिक हैं वहाँ पे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के बहुत स्कोप है। ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के बाद आते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, उसमें बाकायदा स्पेशलाइजेशन होती हैं। Counseling psychology is a subfield of the psychologist which help people to adjust their emotional and personal problems that are generally less severe than the treated to the clinical psychologist. क्लिनिकल साइकोलॉजी का काम क्या होता है, जो आपके एबनॉर्मल बिहेवियर्स हैं उनको एडजस्ट करना। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है या आप लिख लें, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन clinical psychologist and counseling psychologist? This is a very important short question. What is difference between clinical psychologist and counseling psychologist? आपने क्या कहना है कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है दे मेनली वर्क विद द इंटेंस प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। जैसे कि एक बीमारी का नाम है डेट इज शिजोफ्रेनिया। शिजोफ्रेनिया सबसे सीवियर बीमारी है, उसका कोई इलाज नहीं है, यहाँ पे इसमें एडजस्टमेंट हो सकती है। जब वो बच्चे जो बाय बर्थ एबनॉर्मल होते हैं इन्हें इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी का काम होता है उनको ट्रीट करना, लेकिन जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं they treat with less severe problems, just for example to those individuals who are facing एडजस्टमेंट प्रॉब्लम या इमोशनल प्रॉब्लम्स या पर्सनल प्रॉब्लम्स, इनको लेके अब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आपके पेपर है, फाइनल पेपर है, ठीक है। फाइनल पेपर से एक दिन पहले हम सबको एंजाइटी होती है। अब अगर किसी को पैनिक अटैक स्टार्ट हो जाए, वो कांपने लग जाए पेपर से एक रात पहले, ठीक है, वो रोने लग जाए पेपर से एक रात पहले, और हमेशा से इसको इस तरह होता रहा है कि एग्जाम्स जब फाइनल एग्जाम्स होते हैं तो उसको पैनिक अटैक स्टार्ट हो जाते हैं। तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो है वो ऐसी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद आता है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है कि मैंने अभी पहले मेरा ख्याल से मैंने आपको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ा दिया था, जिसमें फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी थी और एक कॉग्निटिव साइकोलॉजी थी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट जो ह्यूमन बॉडी के अंदर चेंजेस होती हैं और उन चेंजेस की वजह से हमारे बिहेवियर पर असर पड़ता है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट इस डोमेन में काम करते हैं। स्पेसिफिकली इसकी बेस्ट जो सबसे अच्छी एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ कि जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है, ठीक है, छोटी एज से जिस तरह 12 साल की उम्र का एक बच्चा है वो टीन एज में एंटर हो रहा होता है, तो उसकी बॉडी में काफी सारी चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो हो सकता है कि इससे आपको डिप्रेशन या एंजाइटी हो जाए, और काफी सारे केसेस ऐसे आते हैं कि बच्चे बाहर निकलना ही छोड़ देते हैं। कि जिस तरह बच्चों जो लड़के हैं उनकी दाढ़ी आ रही है मुंह पे, ठीक है, तो इस पर भी वो थोड़ा एम्बेरस होते हैं कि मेरी दाढ़ी है, लोग कह रहे हैं कि दाढ़ी निकल रही है, या कुछ भी ऐसा बुलिंग का सामना हो सकता है। तो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो रिलेशनशिप को फाइंड करते हैं, स्टडी करते हैं बिटवीन बॉडीली प्रोसेस एंड बिहेवियर, कि कैसे अगर बॉडी में आपकी चेंजेस आएंगी तो इससे आपके बिहेवियर पर कैसे असर पड़ सकता है। इसके बाद सबसे एंड में जो है एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट है। एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है टू डिस्कवर हाउ एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन बिहेवियर। काफी सारे लोग जो हमारी सोसाइटी में
हमें से अक्सर को सर्दियाँ पसंद है। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब सर्दियाँ आती हैं तो हर बंदा खुश हो रहा था कि विंटर्स आर कमिंग या विंटर हैज़ ऑलरेडी कम। तो यहाँ पे खुशी को एक्सप्रेस किया जाता है जब आपकी सर्दियाँ आती हैं। ठीक है, जब गर्मियाँ आ रही होती हैं तो सब कह रहे होते हैं कि गर्मियाँ आ रही हैं, थोड़ा-सा यहाँ पे डाउन रिएक्शन होता है। तो आपका जो एनवायरनमेंट है वो डेफिनिटली 110% आपके मूड पर असर डालता है। ये काम करना होता है एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट ने, कि कैसे आपका एनवायरनमेंट आपके ह्यूमन बिहेवियर पर असर करता है। अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? वो लोग ऊँचा बोलते हैं, वो लोग इनडिसेंट हैं, तो डेफ़िनिटली आहिस्ता-आहिस्ता आपके बिहेवियर पे भी उनका असर पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक साफ-सुथरे माहौल में बैठे हैं, वहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है वहाँ के लोगों की, वो हम्बल हैं, वो साफ-सुथरे लोग हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उसका असर भी आपके बिहेवियर पे पड़ेगा। तो ये जो एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं, ये पढ़ते हैं रिलेशनशिप को बिटवीन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बिहेवियर। जहाँ तक किसी को कोई भी मसला हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो वो मुझसे पूछ ले। सबको समझ आ गई है? यस यस मैम। मिस। ठीक है, आप काइंडली आप सब लोग नोट्स बना रहे हैं अपने? ये कोई नहीं बना रहा, बस पढ़ लिया या पढ़ा भी नहीं। ये एंड में जो है ना ये सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी। ये मैं आपको बता रही हूँ। मैम जो आप इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस बताती हैं वो राइट कर लेते हैं, जो प्रेजेंटेशन देती हैं वो कर लेते हैं, और बाकी ऐसे ही याद कर लेते हैं जो आप देती हैं स्लाइड उसके प्रिंट निकाल के। मैंने तो अभी तक आपको प्रेजेंटेशन ही नहीं दी। किस प्रेजेंटेशन की बात कर रही हैं आप? आपने अपने नोट्स इस तरह नहीं बनाने। आपने जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई, फॉर एग्जांपल मैंने कोई डेफिनेशन लिखवा दिया, वो तो आपने लिखनी ही लिखनी है। इसका मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंडली, जो मैं आपको अपने नोट्स शेयर कर रही हूँ ना, ये जो पीडीएफ फॉर्म में, इसमें जो जितनी भी चीजें अंडर है ना, ये स्पेसिफिकली दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस एंड यू हैव टू राइट इट। ठीक है, ये तो लाजमन लिखनी है, और जो अंडरलाइन नहीं है आपने उसको 3 से 4 दफा पढ़ना और उसकी समरी लिख देनी है आपने। ये काम है, इसे कहते हैं नोट्स मेकिंग। Specifically, historical background of psychology is the most important question in chapter number 1. हमारा chapter number 1 complete हो गया almost। मैं आपकी जो मैंने डिवीजन की है आपकी सिलेबस की, इसमें देख लूंगी। मेरा ख्याल से दिस इज लास्ट टॉपिक इन चैप्टर नंबर 1। ठीक, तो मेरा ख्याल है जो 4 लेक्चर थे उसके खत्म हो गया चैप्टर नंबर 1, और नेक्स्ट क्लास में अगर कुछ रह गया तो वो डिस्कस कर लूंगी, नहीं तो फिर हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में अगर ओवरऑल बात की जाए तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या क्या आता है? जो आपके एशियन फिलोसफर्स हैं, ठीक है, वो आ गया, और आपका रिनाइजेंस पीरियड है, मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट है एंड स्कूल ऑफ थॉट है। ये 3 चीज़ें, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, पूरा का राइट है कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजी। इसमें यू हैव टू राइट ए टू जी, लेकिन ब्रीफली सबको मेंशन करना है क्योंकि दिस इज इटसेल्फ अ वेरी लेंथी क्वेश्चन। आपको स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर भी सवाल अलग से आ जाता है। स्कूल ऑफ थॉट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो साइकोएनालिसिस है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी एंड बिहेवियरिज्म है। स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म भी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए इन 5 स्कूल ऑफ थॉट्स की, तो सबसे ज्यादा साइकोएनालिसिस, गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर बिहेवियरिज्म आ जाता है। और ये जो आज मैंने आपको पढ़ाया है फील्ड ऑफ साइकोलॉजिस्ट, इसके अंदर आपको शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादातर आ सकते हैं, और अगर आपका एग्जामिनर जो है वो लीनियंट है, ठीक, तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे सकता है, कुछ भी आ सकता है। मैम ये आपने ना जो बुक्स लिखी थी ना, 2, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी बाय मिसेस शहर बानो पार्ट 1, और दूसरी आपने अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी बाय रॉबर्ट, ये दोनों लेनी है? नहीं नहीं, मैंने आपको कहा था कि ये जो 2 जो बुक्स है ना, ये अब जो बच्चे आ रहे हैं ना, मैं इनको एडमिट नहीं करूंगी क्योंकि 1 से 2 मिनट रह गए। अच्छा, ये जो इंट्रोडक्शन में से शहर वालों की बुक है ना, इसमें से ये नोट्स है, ठीक है। आपकी मर्जी है, आपने अच्छा। लेने तो ले लें, नहीं लेने तो कोई बात नहीं। इसमें से मैं ये पीडीएफ फॉर्म में जो है ना नोट शेयर कर रही हूँ। पढ़ने का तरीका ये होता है कि जो फाइल मैंने पीडीएफ फॉर्म में शेयर की है, इसे आप गूगल ड्राइव पर चढ़ाएं, वहां से चढ़ा के इसको रीड करते जाएं अपने लैपटॉप पे।
या आपके जो पर्सनल कंप्यूटर है उसके ऊपर चढ़ा दें, स्क्रीन के ऊपर आपको रीड करें, अपने नोट्स बनाएं। ये तरीका होता है पढ़ने का। सेमेस्टर सिस्टम में क्योंकि आप बुक्स वगैरह इतनी बाय नहीं कर सकते, ठीक है। जो तो मीन्स ये जो दूसरा है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेट मी टेल यू, दूसरी बुक है ना रॉबर्ट फेल्डमैन की, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव बुक, ठीक है। ये एमफिल लेवल पे भी सजेस्ट की जाती है, ये आपने खरीदनी नहीं है, ये सॉफ्ट फॉर्म में है, इसे सॉफ्ट फॉर्म में पढ़ें आप। अगर आपने बहुत खरीदनी है तो मुझे शहर वालों के ले लें, क्योंकि ये सारे चीज जो नोट्स वगैरह जो मैं पीडीएफ फाइल शेयर कर रही हूँ टॉपिक वाइज, तो ये मैंने इसी में से ली है। ये ग्रेजुएशन लेवल के लिए बेस्ट बुक है। अभी आपका फोर्थ सेमेस्टर, इसका मतलब है कि ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर है आपका, फिफ्थ सेमेस्टर में मास्टर स्टार्ट हो जाता है आपका, ठीक है ना। तो वो लेनी है तो वो ले ठीक लें, है मैम, अगर ठीक नहीं लेनी तब भी कोई बात नहीं है, मैं ये पीडीएफ में ये चीजें शेयर कर रही हूँ। नोट्स बनाए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। मिस मुझसे फोन में नहीं पढ़ा जाता, मुझे बुक लेनी है तो ये मिसेस शहर बानो वाली ले लेती हूँ। हाँ जी, फोन में पढ़ने को कोई कह भी नहीं रहा, ये फोन पे पढ़ भी नहीं सकते आप, इसे अपने पीडीएफ गूगल पे जीमेल पर बनाओ ना अपना अकाउंट। पहले 3 सेमेस्टर में कैसे पढ़ा है आपने? मुझे वो अभी बुक्स के साथ ही पढ़ा है। ठीक है, अगर आपने लेनी है तो ले लें, मैं मना नहीं करूंगी, लेनी है। लेकिन पढ़ने का तरीका यही होता है कि सेमेस्टर सिस्टम में, क्योंकि 3-4 बुक्स को मिला के जो है ना टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं। ये अपना माइक बंद कर दे जावल, हराम जावल से जी। इसमें पढ़ने का तरीका यही होता है कि जो टीचर नोट शेयर करता है या अगर पीडीएफ में शेयर करता है, तो आपने जीमेल पर अपना अकाउंट बनाना है, गूगल पे जीमेल पर बना लें, ठीक है। टीचर ने कोई चीज शेयर की है, उसे आपने अपने ये लिख लें। अगर लड़कियों को समझ नहीं आ रही, लड़के उनको गाइड करते हैं, उनको तो पता ही होता है। तो अपने गूगल ड्राइव पर चढ़ाए, वहां पर बड़ी स्क्रीन पर आप पढ़ लें। इस तरह नहीं करना तो आप बेशक ये बुक ले लें मिस शहर बानो की, दिस इज द बेस्ट बुक फॉर एट ग्रेजुएशन लेवल। बाकी रॉबर्ट फील्डमैन की है, वो तो मेरे पास पीडीएफ में है। और कोई सवाल? कोई और क्वेश्चन पूछना हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लें आप। नो मैम जी। जी पूछें। और चूंकि नो आप मैम, नो। जी, और ये जो मैं आपको रोज कह रही होती है ना, इनके दो दो यहाँ पे सेमेस्टर्स हैं, एक जोलॉजी का और मैथ्स का। तो अपने नाम के साथ अपना सेमेस्टर जरूर मेंशन किया करें। नाम के साथ सिर्फ आपने ये नहीं लेना फोर्थ सेमेस्टर है, आपने ये लिखना है कि जोलॉजी के हैं या मैथ्स के हैं, ताकि अटेंडेंस लगाने में मसला ना हो।